अयान एक महिला से गले मिल रहा था। उसके साथ कमरे में अकेला है। कुछ पल बाद दोनों एक दूसरे की तरफ झुकते हैं। सानवी का दिल बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। रात को जब अयान खाना ला रहा था, उसने देखा सानवी की आंखें सूजी हुई थीं। क्या हुआ? अयान ने पूछा। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन अगले दिन उसने अयान से दूरी बना ली। वो अकेली टहली, अकेली खाई और हर बात का जवाब ठीक हूं बन गया। दूसरी तरफ तनिष्क, जो ऑपरेशन ब्लैक फाइल के डिजिटल प्लान को संभाल रहा था, उसने अयान को कॉल किया। भाई, वरदान ने एक फेक वीडियो प्लांट किया है। डीप फेक एआई से बनाया गया है। शायद ये सानवी तक पहुंच गया हो। अयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने सानवी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। तू मुझसे कुछ छिपा रही है। क्यों? सानवी ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या वो सच था? नहीं, अयान चीखा। अगर मुझमें और दुनिया में फर्क नहीं रहा, तो तुझमें और इस सिस्टम में क्या फर्क रहेगा? कुछ पल की चुप्पी के बाद सानवी ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। तू मरेगा नहीं ना? जब तक तू मेरा हाथ थामे है, मैं कभी नहीं मर सकता, अयान ने कहा। अब वरदान ने एक पॉलिटिकल हथकंडा चलाया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए अयान और सानवी को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया। अब सिर्फ जनता का समर्थन नहीं, कोर्ट, पुलिस और सिस्टम सब उनके खिलाफ था। लेकिन तभी सानवी ने एक जबरदस्त दांव खेला। एक दिन सानवी अचानक कोर्ट पहुंच गई और खुद को कानून के हवाले कर दिया। उसने कहा, अगर मैं देश के खिलाफ हूं तो मुझे फांसी दीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे 30 मिनट एक कैमरे के सामने बोलने दीजिए। कोर्ट ने मंजूरी दी। उसने लाइव आकर कहा, मैं सानवी हूं। मैंने एक क्रांतिकारी से प्यार किया क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि डर से आजादी बड़ी होती है। अगर मेरी जुबान से किसी को डर लगता है तो समझिए वो दोषी है। उसका वीडियो 2 करोड़ लोगों ने देखा। देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने अयान सानवी की रिहाई के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। युवाओं ने संसद तक मार्च किया। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वरदान समेत सभी आरोपियों की जांच सीबीआई करेगी। वरदान देश छोड़कर भाग गया है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी। लेकिन सानवी अभी भी जेल में थी और अयान पहाड़ों से निकलकर सीधा अदालत पहुंचा। अगर मेरी मंगेतर जेल में है तो मैं भी बाहर नहीं रहूंगा। 3 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया, सभी आरोप निराधार, दोनों निर्दोष। जेल के गेट के बाहर सानवी निकली तो सामने अयान खड़ा था। इस बार वो दौड़कर नहीं गई, बस धीरे धीरे चलती रही, जैसे हर कदम उसकी जीत का हिस्सा हो। जैसे ही वो पास आई, अयान ने कहा, अब शादी करेगी? सानवी मुस्कुराई। पहले कह चुकी हूं, अब मना नहीं कर सकती। गांव अब फिर से जीवित था, लेकिन डर की राख अभी भी फिजाओं में थी। बम धमाके की साजिश नाकाम हो गई थी। कृष को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सवाल अब भी वहीं थे। क्या ये वाकई अंत था या अभी कुछ और राज बाकी थे? रात के समय जब अयान खेतों में बैठा तारों को देख रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये कहानी खत्म हो गई? अयान ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब तो बस हमारी जिंदगी शुरू हो रही है। बूढ़ा आदमी सिर झुकाकर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में गायब हुआ, उसकी आंखों में वही चमक थी जो वरदान की आंखों में होती थी। सीबीआई ऑफिस में वरदान की मौत के बाद मिली जली हुई फाइलों को फिर से रिकवर करने की कोशिश चल रही थी। एक ऑफिसर ने एक कोडेड पेज निकाल लिया। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट D2029, स्टेटस इनकम्प्लीट टेस्ट, सब्जेक्ट ए आउटकम अननोन। सीबीआई डायरेक्टर चौंक गया। मतलब अयान? क्या वरदान अयान पर किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहा था? यह खबर धीरे धीरे अयान तक भी पहुंची और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। अयान और सानवी जब सीबीआई के गुप्त मुख्यालय पहुंचे, वहां एक डॉ निकिता उनसे मिली। वो वरदान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग की हेड थी, जिसने सालों पहले एक खुफिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। उसने कहा, अयान, तुम्हें कभी लगा कि तुम बहुत तेज सोचते हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ पल में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाती है?
अयान: हाँ, बचपन से ही, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये क्यों। डॉ: निकिता ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई। वहां अयान की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं और साथ में कुछ और फाइल्स। प्रोजेक्ट डी 2029 was a neurological upgrade experiment funded by underground political syndicate led by Vardhan subject A was genetically modified for higher cognitive speed. सानवी: क्या मतलब? अयान कोई साइंटिफिक प्रयोग है? डॉ: निकिता: वो इंसान है, लेकिन उसका दिमाग इंसानों से तेज बनाया गया था, उसे बिना बताए उसकी मां के गर्भ में ही। अयान की मां की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरे बेटे को ये कभी पता चला तो वो टूट जाएगा, लेकिन मुझे कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और के लिए लड़ने वाला सैनिक बने, लेकिन शायद अब वही देश के लिए लड़ेगा। अयान की आंखें भीग गईं। मां, क्या तूने मेरे लिए ये सब झेला? अब देश की राजनीति में नया चेहरा उभर रहा था। युवा नेता आर्यन खुराना। वो शुद्ध और साफ छवि के साथ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उसके पास अयान और सानवी के खिलाफ अंदर की जानकारी थी। सीबीआई की एक रिपोर्ट में पाया गया कि आर्यन असल में वरदान का ही भतीजा था, जिसने नया नाम, नया चेहरा और नया मिशन लिया था। देश में राष्ट्रपति चुनाव के पहले एक राष्ट्रीय डिबेट रखा गया। पहली बार अयान को आमंत्रित किया गया, जनता की आवाज बनकर। स्टूडियो में अयान और आर्यन आमने सामने थे। आर्यन: एक आतंकवादी और भगोड़ा देश की नैतिकता की बात कैसे कर सकता है? अयान शांत होकर: अगर मैं आतंकवादी हूं तो ये पूछिए कि मैंने किसे नुकसान पहुंचाया, और अगर तुम नेता हो तो बताओ कितने सच बोला है अब तक। मंच पर सन्नाटा था। अगर देश की मिट्टी से पैदा हुआ बच्चा अपनी मां की रक्षा करना चाहता है तो वो गद्दार नहीं, वीर होता है, अयान ने कहा। सानवी का प्लान डिजिटल सत्याग्रह। अब सानवी ने डिजिटल सत्याग्रह शुरू किया। देश भर के युवाओं को जोड़ा, जिसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन छेड़ दिया। टूज ट्रूथ इज रेवोल्यूशन, वी स्टैंड विद अयान, से नो टू फेक पॉलिटिक्स। देश भर में छात्रों, शिक्षकों, किसानों ने इस आंदोलन को अपना बना लिया। एक चांदनी रात में, जब सब थमा हुआ था, अयान ने सानवी का हाथ थामा। हमने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, मौत को हराया, देश को जगाया। अब क्या हम जिंदगी को अपना सकते हैं? सानवी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अब हम सिर्फ प्रेम करेंगे, बिना डर, बिना लड़ाई, सिर्फ प्रेम। और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को वैसे गले लगाया जैसे सब कुछ पीछे छूट चुका हो। लेकिन एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बैठा ये सब देख रहा था। वही बूढ़ा जो गांव में आया था। उसने फोन उठाया और बोला, प्रोजेक्ट डी अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस इंटरमिशन था। सन 2029 के सितंबर की वो रात दिल्ली पर भारी पड़ी। चारों ओर अफरा तफरी थी। राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले देश भर में साइबर अटैक हुआ था। सरकारी वेबसाइट्स क्रैश, मीडिया चैनल ब्लैक और कई शहरों में ब्लैकआउट। सीबीआई की गुप्त रिपोर्ट के अनुसार ये सब एक ही नेटवर्क से जुड़ा था, जिसका नाम सामने आया, प्रोजेक्ट डी रीबर्थ। लेकिन एक और नाम था जो सरकार की फाइलों में दोबारा उभर रहा था, अयान राठौर। वो इंसान जो कभी जनता का हीरो था, अब दोबारा सवालों के घेरे में था। प्रधानमंत्री की कोर कमेटी में उसके खिलाफ फिर से रेड वारंट की तैयारी हो रही थी। इधर अयान और सानवी उस पहाड़ी गांव में थे जहां उन्होंने छुपकर नई जिंदगी शुरू की थी। लेकिन एक रात अचानक सैटेलाइट फोन बजा। उधर से एक कंप्यूटराइज्ड आवाज आई, कोड 0 एक्टिवेटेड, प्रोजेक्ट डी स्टिल एक्टिव, सब्जेक्ट ए री एंगेज। सानवी ने फोन छीनकर फेंक दिया। अब और नहीं अयान, हमने बहुत सहा है। लेकिन अयान चुप था। उसके दिमाग में वो सारे पल घूम रहे थे, मां की डायरी, वरदान का प्रोजेक्ट, कृष की गिरफ्तारी और वो बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में कुछ अनकहा रह गया था। अगली सुबह अयान सीधे दिल्ली रवाना हो गया, लेकिन अकेला नहीं। इस बार उसके साथ थे 200 डिजिटल योद्धा, पत्रकार, हैकर, लॉ स्टूडेंट्स और कुछ वकील जो अब उसकी क्रांति का हिस्सा बन चुके थे। और इस मिशन का नाम रखा गया
कागज की आग। सीबीआई की फाइलों से अयान को पता चला कि प्रोजेक्ट डी का मास्टरमाइंड अब भी जिंदा था, प्रोफेसर सुदर्शन राय, जो विज्ञान के नाम पर मानव दिमाग को हथियार बनाने में लगा था। उसने ही अयान की मां को ब्लैकमेल किया था और क्रिश को तैयार किया था, और अब वो एक नई नस्ल की सुपरह्यूमन आर्मी बना रहा था, जिसका नेतृत्व वो अयान को देना चाहता था। सुदर्शन राय का संदेश था, हमारा मिशन अधूरा है, तुम्हें ही लीड करना होगा, इस सिस्टम को खत्म करके एक नया ऑर्डर बनाना होगा। अयान अब दो राहों पर था। एक तरफ वो दुनिया थी जिसमें उसने सानवी के साथ प्रेम सींचा था, और दूसरी तरफ वो दुनिया थी जिसमें वो खुद एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और अब उस प्रयोग के नतीजों को खत्म करना या संभालना सिर्फ उसी पर था। सानवी ने उससे कहा, अगर तू इस अंधेरे में गया तो शायद लौट ना पाए, पर अगर ना गया तो शायद कोई और लौट ना पाए। अयान बोला। अयान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उसने प्रोजेक्ट डी, वरदान की राजनीति, क्रिश की छाया और प्रोफेसर राय की योजनाओं को एक्सपोज किया। पूरे देश की नजरें स्क्रीन पर थीं। मैं इंसान हूं, प्रयोग नहीं, मुझे हेरोइन नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई सोचता है कि मेरे साथ खेलने से वो देश को कंट्रोल कर सकता है, तो मैं उसका गेम तोड़ दूंगा, अयान ने कहा। लेकिन उसी पल प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ब्लास्ट हुआ। अयान और सानवी नीचे गिरे। चारों ओर धुआं, और उसी धुएं में एक परछाई थी, प्रोफेसर सुदर्शन राय। तू मुझे स्टेज से गिरा सकता है, लेकिन खेल अब मेरा है, और ये जनता, ये तो बस मोहरे हैं, उसने कहा और गायब हो गया। अयान घायल था, लेकिन जिंदा। अस्पताल में होश में आने के बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब ये सिर्फ सिगरेट की कहानी नहीं, ये आग है जो अब खुद जलाएगी, राख करेगी, और फिर एक नया सवेरा लाएगी। अस्पताल की सफेद दीवारों पर अब भी खून के छींटे थे। अयान की चेतना लौटते ही उसे दो चीजें याद आईं, सानवी की चीख और प्रोफेसर राय की आंखें। जब उसने उठने की कोशिश की, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग अब और ज्यादा तेज चल रहा था। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी, अगर अब एक भी बार स्ट्रेस बढ़ा तो आपका ब्रेन ब्रेकडाउन हो सकता है। पर उसे परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य अब निजी हो चुका था। सानवी को ब्रेन इंजरी हुई थी, उसकी याददाश्त आंशिक रूप से चली गई थी। वो अयान को देखती थी, लेकिन पहचान नहीं पाती थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो किसी से बहुत प्यार करती थी, पर कौन, कैसे, कब, कुछ भी नहीं। अयान रोज उसके पास बैठता, वही कहानियां दोहराता जो कभी उन्होंने साथ जिए थे, और हर बार उम्मीद करता कि कोई एक लम्हा उसकी आंखों में फिर से चमक लेकर लौट आए। लेकिन वक्त अब सेंटिमेंट्स के लिए नहीं रुका था। सीबीआई डायरेक्टर ने अयान को बुलवाया। हमारा इंटेल कहता है कि राय ने नेपाल की सीमा के पास एक अंडरग्राउंड लैब बनाई है। वहीं से वो प्रोजेक्ट डी को फिर से लॉन्च कर रहा है, और इस बार उसके पास फंडिंग है ग्लोबल वॉर माफिया की। अगर अब नहीं रोका गया तो अगला युद्ध सिर्फ बमों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाएगा, और जीतेगा वही जिसकी सोच सबसे तेज होगी। अयान ने अपनी हथेली पर वो पुरानी जली हुई सिगरेट की निशानी देखी और बोला, अब किसी और का दिमाग जलने से पहले मैं उसे खाक कर दूंगा। सीबीआई ने एक स्पेशल ऑपरेशन की योजना बनाई, कोड नेम ब्लैक फीनिक्स। टीम में केवल 4 लोग था। 1. जोया, एक पूर्व रॉ एजेंट जो अब अयान की इंटेल लीडर थी। 2. कबीर, एक एक्स क्रिमिनल हैकर जिसे जेल से बाहर लाया गया सिर्फ इस मिशन के लिए। 3. एजोर वेडेंट, एक कोर्ट मार्शल हो चुका आर्मी ऑफिसर जो अब रिडेम्पशन ढूंढ रहा था। 4. अयान रथौर, द सब्जेक्ट ए, जिसने खुद को अपने अतीत से मुक्त करने का प्रण लिया था। 7 दिन की तैयारी, और टीम नेपाल सीमा के पास गुप्त रूप से पहुंची। पहाड़ी इलाकों के नीचे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बेस था, जहां राय सैकड़ों युवाओं को मेंटल वेपनाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहा था। वो उन्हें भावनाओं से मुक्त केवल रणनीति में तेज बनाना चाहता था, इंसानों को शतरंज की गोटियां बनाने की ट्रेनिंग। कबीर ने सिस्टम में घुसपैठ कर ली थी, और जोया ने अंदर के नेटवर्क को बंद किया। लेकिन तभी एक मेटेलिक वॉयस गूंज उठी, वेलकम बैक, सब्जेक्ट ए।
बेस लॉकडाउन मोड में चला गया। हर कोने से कैमरे, गन बोट्स और एआई गार्डेड ड्रोन्स एक्टिवेट हो चुके थे। अयान ने अपने गले की चेन खोलकर नीचे फेंकी, जिसमें उसकी मां की आखिरी तस्वीर थी, और बोला, अब तू मेरे दिमाग से खेलेगा, मैं तेरे सिस्टम से खेलूंगा। अयान ने एक ऐसा वायरस लोड किया जिसे कभी उसकी मां ने बनाया था, एक इमोशन कोड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ नहीं सकता था, पर इंसान के दिल को तोड़ सकता था। जैसे ही वायरस एक्टिव हुआ, बेस की मशीनें कंफ्यूज होने लगीं। सिखाए गए सुपर ब्रेन बच्चे रोने लगे, डरने लगे, और पहली बार कुछ ने कहा, मुझे घर जाना है। राय अपनी लैब में खड़ा चीख रहा था, इन्हें सिर्फ पावर चाहिए, इन्हें प्यार की जरूरत नहीं। अयान लैब के दरवाजे पर पहुंचा। तेरा गेम खत्म, उसने कहा। यह सिर्फ शुरुआत है, राय ने झर से भरी मुस्कान के साथ कहा और अपनी रिवॉल्वर निकाली। लेकिन पहली गोली अयान ने नहीं चलाई, सानवी ने चलाई। हाँ, वो वहां थी, घायल लेकिन जिंदा। उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। मेरी यादों के साथ तूने जो खेला, उसका यही इनाम है, उसने कहा और दूसरी गोली चलाई। राय अब जमीन पर था, बेस फटने ही वाला था। टीम ने जल्दी से बाकी युवाओं को निकाला और बाहर लाकर मीडिया को सौंपा। पूरी दुनिया अब प्रोजेक्ट डी की सच्चाई जान चुकी थी। अयान और सानवी एक बार फिर पहाड़ों की ओर लौटे। इस बार न कोई मिशन था, न कोई वादा, बस दो लोग थे जो जानते थे कि उन्होंने वक़्त को भी हरा दिया। अब सिगरेट नहीं जलती, अयान ने मुस्कुराकर कहा। अब सिर्फ सूरज जलता है, हर सुबह एक नई शुरुआत के लिए, सानवी ने जवाब दिया।